हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जहां पर हमने केमिकल काइनेटिक्स में हमने ये सीखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ा था हमने, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था हमने? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम रिएक्शन की रेट बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन की रेट, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। फिर हमने यहां पर यह भी सीखा था कि रेट दो तरह की होती है, एक तो होती है एवरेज रेट और एक क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट। एक और चीज हमने यहां पर सीखी थी, हमने ग्राफ भी स्टडी किए थे। अगर मैं रिएक्टेंट के ग्राफ की बात करूं, अगर मैं रिएक्टेंट के ग्राफ की बात करूं, रिएक्टेंट का ग्राफ बना रहा हूं बेटा मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है, हमने सीखा था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होता है? रिएक्टेंट, देखो अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिएक्टेंट जब तक कंज्यूम नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। मतलब कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो उसका कुछ ग्राफ इस तरह से हमने स्टडी किया था। फिर अगर प्रोडक्ट के ग्राफ की बात करें, तो प्रोडक्ट का ग्राफ क्या था बेटा? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ऑब्वियसली बात है, टाइम इंटरवल के साथ साथ क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो प्रोडक्ट का ये कुछ हमने ये ग्राफ स्टडी किया था। क्लियर है? चलिए, फिर हमने ये भी देखा था कि जैसे रिएक्शन की दो रेट होती है, एक होती है एवरेज रेट और एक क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम बात करें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की, तो एवरेज रेट में अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में अगर हम बात करें, तो फॉर एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या था? डीसी बाई डी। क्या था? डीसी बाई डी। मतलब कि एवरेज रेट क्या होती है? गिवन टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में जो भी चेंज होता है, गिवन टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में जो भी चेंज होगा उसे क्या कहते हैं? हम एवरेज रेट कहते हैं। और वहां पर हमने अगर रिएक्टेंट की बात करें, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब कि ये वैल्यू कैसे आएगी आपकी? नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। लेकिन हमें पता है कि रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली बात है, ग्राफ से दिख रहा है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। लेकिन हमें पता है कि रेट तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं? स्टार्टिंग से एक नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। क्या करते हैं? स्टार्टिंग से एक नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और रिएक्शन की रेट आपकी नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर है? फिर हमने ये भी सीखा था, अगर एवरेज रेट अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बात करूं, एवरेज रेट अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बात करूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, यहां क्या होगा? डीसी बाई डी होगा। यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ना, तो ये वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यहां पर हमें नेगेटिव साइड लेकर नहीं चलना पड़ता। ठीक है, चलो एवरेज रेट और फिर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं मैं फॉर द रिएक्टेंट, इंस्टेंटेनियस रेट फॉर द रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? लिमिट टी टेंस टू जीरो डीसी बाई डी। क्या हो जाएगा? लिमिट टी टेंस टू जीरो डीसी बाई डी। जहां पर ये भी क्या होगा? रिएक्टेंट इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट के लिए भी क्या आएगी बेटा? नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो हम यहां पर नेगेटिव साइन पहले से लेकर चलेंगे, जिसके वजह से हमारा लास्ट का आंसर क्या है? पॉजिटिव आए। चलो, प्रोडक्ट के लिए भी क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। तो ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन सीख लिया था, हमने इनके ग्राफ की स्टडी की थी, हमने एवरेज रेट सीखा था, इंस्टेंटेनियस रेट सीखा था, और इसके ऊपर एक हमने न्यूमेरिकल भी किया था। चलिए अब आगे मूव करते हैं बेटा, और ध्यान से समझना, आप आगे का जो टॉपिक है वो बहुत यूजफुल होने वाला है। देखिए अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। तो देखो टॉपिक है आज का, देखिए सॉरी प्रॉब्लम हो रही है आज बहुत ज्यादा खांसी की। ठीक है, चलो टॉपिक है जैसे कि हम ये बात करते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस।
ठीक है, एक बात कर रहे हैं हम रेट ऑफ अपीयरेंस और एक बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, और मत लगाओ यहां पर एंड कर दो। चलो तो बात करते हैं फर्स्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से। किससे बात करते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से। नीचे यही आ रहा ना, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसके लिए आप लिख सकते हो, देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होती है ना, क्या है? डिसअपीयरेंस मतलब कि ये क्या होती है? डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट ओनली, डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट ओनली, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होती है क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो जैसे कि एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं यहां से ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर आप मुझे एवरेज रेट बताओ, क्या पूछूं मैं आपसे कि एवरेज रेट बताइए इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या पूछ रहा हूं मैं? इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट बताइए इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या लिखोगे आप? माइनस डीसी बाई डी। क्या लिखोगे? माइनस डीसी बाई डी। क्लियर है ना? माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रेट क्या आएगी? नेगेटिव आने वाली है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, मतलब कि रेट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस साइन लेकर चलते हैं। तो यहां पर अगर इसके लिए मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है? सिंस concentration of reactant, since concentration of reactant decreases during a chemical reaction या फिर chemical process। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि रिएक्शन के ड्यूरेशन में, रिएक्शन जो भी हो रही है उसके ड्यूरेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये क्या चलता है? हमेशा नेगेटिव चलता है। अगर मैं यहां पर इसी के लिए इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? इंस्टेंटेनियस रेट फॉर द रिएक्टेंट, तो बताओ वो भी क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, वो क्या होगी? माइनस डीसी बाई डी होगा। क्लियर है क्या? लास्ट लेक्चर में मैंने दोनों चीज समझा दी थी कि एवरेज रेट की बात करें या फिर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, दोनों ही रेट हमेशा रिएक्टेंट के लिए क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है, इसलिए हम दोनों में नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे की बात करते हैं। एक और चीज समझो, ये जो रेट है ना दोनों, ये क्या बता रही है? ये क्या बता रही है? रिएक्टेंट के लिए डिफाइन हो रही है दोनों रेट। किसके लिए डिफाइन हो रही है? रिएक्टेंट के लिए। मतलब कि ये रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस को बता रही है। क्या बता रही है? रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस होने की रेट को ये दोनों डिफाइन कर रही है। तो ये जो टर्म है कि एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट क्या है? माइनस डीसी बाई डी, और इंस्टेंटेनियस रेट फॉर द रिएक्शन क्या है? माइनस डीसी बाई डी। दोनों ही चीज क्या बताती है? डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ, क्या बताती है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर रिएक्टेंट, ये बताते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मतलब कि डिसअपीयर हो रहा है। चलो अब बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की। तो ध्यान से देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस अगर, इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेने से। चलो आगे बात करते हैं अपन। देखो रेट ऑफ अपीयरेंस की, जो रेट ऑफ अपीयरेंस है बेटा, ये किसके लिए डिफाइंड होती है? डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट ओनली, ओनली फॉर प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड होती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है? हमें रिएक्शन में अपीयर होता है, इसलिए। अब इसकी बात समझो, जैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए एवरेज रेट फॉर द प्रोडक्ट, क्या पूछ रहा हूं कि मुझे आप बताइए एवरेज रेट फॉर द प्रोडक्ट, तो एवरेज रेट फॉर द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्लस डीसी बाई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस डीसी बाई डी हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, इसलिए यहां पर हम नेगेटिव साइन नहीं लेके चलेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ये तो होगी एवरेज रेट की बात। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे इंस्टेंटेनियस रेट बताइए, क्या पूछ रहा हूं मैं आपको? इंस्टेंटेनियस रेट बताइए फॉर द प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी क्या होगी? प्लस डीसी बाई डी होगी। ये भी क्या होगी? पॉजिटिव ही आएगी। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट फॉर द प्रोडक्ट हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है?
ये जो दोनों है, ये दोनों क्या बताती है, ये बताती है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, इनका सिग्निफिकेंस है कि ये क्या बताती है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अपीयरेंस के रेट को ये डिफाइन करते हैं। क्लियर है क्या यहां तक? ये चीज समझ में आनी चाहिए, बहुत ज्यादा यूजफुल करूंगा मैं आगे, आज के लेक्चर में इसको यूज करूंगा बहुत ज्यादा। एक और चीज समझो, आज के बाद अगर कोई रेट की बात करते ना, रेट की, कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर दे आपसे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा एक और चीज, मैं यहां पर डेल्टा लेकर नहीं चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर मोस्ट ऑफ द टाइम हम डीसी बाई डीटी को यूज करेंगे, इसलिए ठीक है, चाहे एवरेज रेट की बात करें चाहे इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर डेल्टा लेकर नहीं चल रहा हूं। अच्छा अब यहां पर चलो, अगर आपसे कोई रेट की बात करता है तो रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा है तो पॉजिटिव साइन लेके चलना है, अगर वो रिएक्टेंट के लिए बात कर रहा है तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव साइन यूज करना है। क्या लेना है हमें, नेगेटिव साइन यूज करना है। तो आज के बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रेट का माइनस या प्लस डीसी बाई डीटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रेट का मतलब यही होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा है तो नेगेटिव साइन यूज करो, अगर वो रिएक्टेंट के लिए बात कर अगर वो रिएक्टेंट के लिए बात कर रहा है तो नेगेटिव साइन यूज करो, अगर वो प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा है तो पॉजिटिव साइन यूज करो। क्या क्लियर है यहां तक? चलिए इसे अब मैं वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, मैं चैट टॉपिक में आगे मूव करता हूं। देखो चलो अब देखो, अब बात करते हैं, देखो मैं कुछ टर्म सिखा रहा हूं आपको, ये टर्म सीखनी बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए टर्म, ठीक है, इसका कोई टॉपिक नहीं डाल रहा हूं, कोई पॉइंट नहीं डाल रहा हूं, बस समझिए मेरे साथ साथ। देखिए अगर कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, इससे क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट सी फॉर्म हो रहा है। एक कोई रिएक्शन है जहां पर ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, सी बना रहा है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे आप रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताइए इन टर्म्स ऑफ ए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अभी हमने बोला अगर इन टर्म्स ऑफ ए बताना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विथ रेस्पेक्टिव क्या होगा, टाइम होगा। यही तो होता है इस रिएक्शन की, अगर मैं ए की टर्म्स में रेट पूछूं तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब बात करते हैं इसकी, देखो ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, मतलब कि नेगेटिव आने वाला है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले से एक नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे, सही है। अब एक और चीज, अगर इसी रिएक्शन की रेट मैं अगर बी की टर्म्स में पूछूं आपसे, किसकी टर्म में पूछ रहा हूं, बी की टर्म में, तो क्या बोलोगे आप, सर चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बी विथ रेस्पेक्टिव टाइम, और यहां पे भी क्या साइन लेके चलोगे आप, नेगेटिव साइन लेके चलोगे। क्या यहां तक चीज समझ में आ रही है? इसी रिएक्शन की रेट मैंने ए की टर्म्स में लिखी, फिर हमने बी की टर्म्स में लिखी। अब इसी रिएक्शन की रेट में सी प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख रहा हूं, तो बताओ क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्टिव टाइम, यही होगा। और यहां पर क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब एक क्वेश्चन, ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए ए की टर्म्स में ये रेट ऑफ रिएक्शन है, बी की टर्म्स में ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और सी की टर्म में कुछ ये रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या मैं इन तीनों को इक्वल लिख सकता हूं? क्या यहां पर इक्वल साइन का यूज कर सकता हूं मैं? यस और नो बोलो। यस, क्यों? मुझे ये बताओ, रिएक्शन तो यही है, रिएक्शन तो एक ही है ना। इसी रिएक्शन के लिए अगर ए की टर्म्स में बात करूं रेट की, तो वो भी क्या होगी, यही होगी। तीनों की क्या होगी, सेम होगी ना। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो सेम है ना। इसी रिएक्शन के लिए चाहे ए की टर्म में रेट लिखो, चाहे बी की टर्म में रेट लिखो, चाहे सी की टर्म में रेट लिखो, क्या रेट अलग अलग आ सकती है? क्या एक रिएक्शन के 3 डिफरेंट रेट हो सकती है क्या कभी? इसको इस तरह से समझो, एक कार में आप मूव कर रहे हो, आपके साथ 4 पर्सन बैठे हैं, मतलब कि आप और आपके साथ 3 पर्सन, चारों पर्सन के लिए क्या उस कार की स्पीड अलग अलग हो सकती है क्या?
नहीं हो सकती ना। तो उसी तरह से इस रिएक्शन के लिए तीनों के टर्म्स में क्या रिएक्शन की रेट अलग अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। रिएक्शन की रेट क्या होगी? सेम होगी। क्या ये चीज समझ में आती है? अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो इसके ऊपर अभी मैं न्यूमेरिकल्स सिखाने वाला हूं, वहां पर आप यूज करोगे इसे। समझना, जैसे मैंने अभी बोला कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चाहे आप ए के टर्म्स में रेट लिखो, चाहे बी के टर्म्स में लिखो, चाहे सी के टर्म्स में लिखो, तीनों के लिए अलग अलग रेट नहीं होगी। तीनों के लिए क्या होगी? सेम रेट होगी। क्योंकि तीनों की जो तीनों रेट है वो किसको बता रही है? इसी रिएक्शन को तो बता रही है। इस पर्टिकुलर इसी रिएक्शन की रेट को तो बता रही है। सही है ना? इसी रिएक्शन की रेट तीनों की टर्म में तो अलग अलग नहीं होगी, सेम ही होगी। तो इसलिए हम इक्वल लिख सकते हैं इनको। क्या यहां तक समझ आता है? अब एक और बात, यहां पर तो क्या था बेटा, यहां पर इनकी स्टोइकियोमेट्री कितना थी? 1 थी। कितनी थी? 1 थी। तो कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन तब क्या होगा जब मैं इनकी स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दूं? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। बात समझना, मैंने क्या किया है, यहां पर स्टोइकियोमेट्री सबकी 1 1 ली थी। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दी। ए की स्टोइकियोमेट्री है N1, बी की है N2, सी की है N3 और डी की क्या है? N4। अगर मैंने स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दी, स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दी और अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। क्या पूछ रहा हूं? कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। चलो बताओ क्या बोलोगे? तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ध्यान से समझना, ये एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूं अभी, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। यहां पर क्या होगा, अगर मैं एक ही टर्म्स में रिएक्शन की रेट लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, एक ही टर्म्स में मैं रिएक्शन की रेट लिख रहा हूं, तो क्या होगा? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंटू 1/n1, इंटू 1/n1। एक ही कंसंट्रेशन में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और साथ में क्या करना है, उसकी स्टोइकियोमेट्री से क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। अगर मैं यही चीज अगर मैं बी के लिए पूछूं कि बी के टर्म से मुझे रिएक्शन की रेट बताओ, तो क्या हो जाएगी? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंटू क्या हो जाएगा बेटा? N2। क्या हो जाएगा? N2। अगर इसी तरह मैं सी के लिए बात करूं, चलो ये तो क्या होता है, इक्वल होता ना, रेट इक्वल होगी। अगर सी की टर्म से बात करूं तो सी की टर्म में क्या लिखोगे? प्रोडक्ट है तो प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt और स्टोइकियोमेट्री कितनी है? N3 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। अगर मैं डी की टर्म में बात करूं तो यहां पर क्या लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt और इंटू क्या करोगे? 1/n4। मतलब कि जब आपके पास स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट होगी सबकी, जब एक रिएक्शन में सबकी स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट होगी, तब रिएक्शन की रेट को क्या करना है, जो भी इनकी कंसंट्रेशन में जो भी चेंज हो रहा है उसे क्या करना है, इनकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है। क्यों करना है डिवाइड, तो उसको मैं समझाता हूं। पहली बात तो ये, इस एक्सप्रेशन को आप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दो, ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे, इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हो आप? इसे कहते हो आप डिफरेंशियल, इसे आप कहते हो डिफरेंशियल रेट लो। क्या कहते हो? डिफरेंशियल रेट लो कहते हो। इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हो आप? डिफरेंशियल रेट लो कहते हो। अब क्वेश्चन कि क्यों हमने सर स्टोइकियोमेट्री से यहां पर डिवाइड किया, क्यों किया, समझो। मैं बात करता हूं, एक रिएक्शन की बात करते हैं अपन। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं ताकि थोड़ी जगह हो जाएगी, समझाने में इजी रहेगा। देखो, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, देखो, A प्लस 2B गिव्स 3C, A प्लस 2B गिव्स 3C। देखो होता क्या है कि चलो इससे बात करते हैं। मान लो कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर A की कुछ A कंसंट्रेशन थी, स्मॉल a कंसंट्रेशन थी, B की कुछ B कंसंट्रेशन थी, ठीक है, और उस टाइम प्रोडक्ट का फॉर्म होगा नहीं, तो ये क्या रहेगा? 0। अब t इज इक्वल टू किसी t1 टाइम पर, t इज इक्वल टू किसी t1 टाइम पर मान लीजिए कि A जो रिएक्टेंट है उसका x अमाउंट क्या हो चुका है?
कंज्यूम हो चुका है, एक्स अमाउंट क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। तो ए का अगर एक्स अमाउंट कंज्यूम हो चुका है तो बताओ कितना बचा, ए माइनस एक्स बचा, सही है ना। ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, ए थी, इसमें से एक्स अमाउंट कंज्यूम हो चुका है तो बचा कितना, ए माइनस एक्स, सही है। इसके यहां पर देखो रिएक्शन की शक्ल क्या बोलती है, इसके एक मोल के लिए बी का कितना मोल चाहिए, 2 मोल। रिएक्शन की शक्ल कह रही है कि एक मोल के लिए 2 मोल चाहिए बी का। तो जब इसका ए का एक्स अमाउंट कंज्यूम हो रहा है तो बी का कितना अमाउंट कंज्यूम होगा, 2x अमाउंट, तो बचेगा कितना, b माइनस 2x। अरे सही है क्या, इसके एक मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, तो इसके x मोल के लिए इसके कितने चाहिए, 2x मोल। अगर 2x मोल इसके कंज्यूम हो गए तो बचा कितना, b माइनस 2x बचा। अब तो सही है। चलो अब आगे देखते हैं, एक मोल से कितना फॉर्म हो रहा है, 3 मोल, तो x मोल से कितना फॉर्म होगा, 3x मोल फॉर्म होगा, 3x प्लस 0 मतलब 3x ही बचा ना, सही है। अब इसकी बात करते हैं, इसके लिए देखो मैं अगर लिखता हूं, अगर मैं इसके लिए रेट लिखता हूं, मैं इसे भी हटा रहा हूं, इसे भी आप नोट कर लेना, जगह हमारे पास थोड़ी कम है इसलिए हटा रहा हूं, मैं इसे बाद में वापस लिख दूंगा मैं। अगर मैं इसके लिए ए के टर्म्स में मैं रेट लिखूं, मैं क्या लिख रहा हूं, ए के टर्म्स में रेट लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए क्या हो जाएगी, चलो अच्छा ऐसा करते हैं, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखते, इसके लिए हम लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बताओ इस ए की डिसअपीयरेंस क्या होगी, ए कितना कंज्यूम हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो ना, क्या करते हो, ए की डिसअपीयरेंस बतानी है मुझे तो मैं क्या करूंगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स, इनिशियल कितनी थी, ए थी, तो माइनस ए डिवाइडेड बाय विद रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि dt टाइम, किसी गिवन टाइम इंटरवल में, तो वो कितना होगा, dt होगा, ठीक है, t1 से 0 मतलब dt टाइम। बताओ कितना बचा, ये बचा माइनस dx बाई dt बचा, क्या बचा, माइनस dx बाई dt, ठीक है, ये डिफरेंशियल चल रहा है आगे, ठीक है ना, ध्यान रखना डिफरेंशियल चल रहा है आगे। तो कितना बचा, a से कैंसिल, बचा कितना, माइनस dx बाई dt, ठीक है। ए की डिसअपीयरेंस की रेट क्या है, माइनस dx बाई dt। मैं आपसे ये बोलूं अब कि मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बताओ, क्या पूछ रहा हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछो, तो क्या होगा, b माइनस 2x फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, b अपॉन dt, ठीक है, आगे d चल रहा है, डिफरेंशियल चल रहा है। बताओ कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, माइनस 2 डी एक्स बाई डी टी बचेगा, देख लो b से भी गया, कितना बचा, माइनस का 2 तो कॉन्स्टेंट आ गया, क्या बचा गया, डी एक्स बाई डी टी। अब मैं पूछा हूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या पूछ रहा हूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी प्रोडक्ट का अपीयर हो रहा ना, तो क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 3dx बाई dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3dx बाई dt हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ रही बात, अभी तक समझना, एक रिएक्शन ली a प्लस 2b से क्या फॉर्म हो रहा है, 3c फॉर्म हो रहा है, इसकी a की कंसंट्रेशन थी कुछ a, b की कंसंट्रेशन कुछ b, तब c फॉर्म नहीं हुआ था। a का x अमाउंट कंज्यूम हो चुका है तो बचा कितना, a माइनस एक्स, इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल चाहिए, तो इसके x मोल के लिए इसके कितने चाहिए, 2x मोल चाहिए, तो बचेगा कितना, 2x तो कंज्यूम हो गया ना, बचा कितना, b माइनस 2x बचा। इसके 1 मोल से 3 मोल फॉर्म हो रहा है, तो x अमाउंट से कितना फॉर्म होगा, 3x अमाउंट फॉर्म होगा। फिर तीनों की डिसअपीयरेंस, सॉरी ए और बी की तो डिसअपीयरेंस रेट लिखी हमने, ए और बी की तो हमने क्या लिखी, डिसअपीयरेंस लिखी, और सी की क्या लिखी हमने, अपीयरेंस लिखी। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए लिख के बताओ। मैं क्या पूछ रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए लिखकर बताओ, किसके टर्म में, ए के टर्म में। तो हमने ये पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना हो रहा है,
ऑब्वियसली a माइनस एक्स माइनस है, यही हो रहा है ना, माइनस dx बाई dt होगा। तो कितना हो रहा है, माइनस dx बाई dt हो रहा है। चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है इतना। चलो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, अब सुनना आगे, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी बताओ। क्या पूछ रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी बताओ। तो क्या लिखोगे, मुझे ये ध्यान रखना, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जब मैंने आपको ये इक्वेशन पढ़ाई थी ए प्लस बी से सी फॉर्म हो रहा है, तब मैंने क्या बोला था कि तीनों के टर्म्स में आप रेट लिखोगे तो तीनों ही रेट क्या होगी, तीनों ही वैल्यू क्या होगी, तीनों के टर्म्स में जो भी आप रेट लिखोगे वो क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ जो ए निकली है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी होनी चाहिए ना, इक्वल होनी चाहिए दोनों वैल्यू। क्यों होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम एक ही रिएक्शन के तो रेट लिख रहे हैं, चाहे ए की टर्म्स में लिखो चाहे बी की टर्म्स में लिखो, लिख तो रहे इसी के रेट। तो इस रिएक्शन की रेट दोनों के टर्म्स में क्या डिफरेंट डिफरेंट होगी, नहीं होगी। मतलब कि ये वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, माइनस dx बाई dt आनी चाहिए। आनी चाहिए, आएगी कैसे, देखो ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। कितनी हो रही है, देखो हमने अभी पढ़ा कितनी हो रही है, माइनस टू dx बाई dt, माइनस टू dx बाई dt। अगर इन दोनों को इक्वल लाना है, अगर इन दोनों को इक्वल लाना है तो इसे पूरे को, इस पूरे को 1/2 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, माइनस dx बाई dt। बताओ ये दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, आए। समझना ध्यान से, ये मत समझना कि जबरदस्ती का मल्टीप्लाई किया है। क्यों मल्टीप्लाई किया है उसका रीजन समझा रहा हूं। अगर मैं इसी रिएक्शन की रेट ए के टर्म्स में लिखूं चाहे बी के टर्म्स में लिखूं, दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, रेट तो सेम आनी चाहिए। वो रेट सेम कैसे आ रही है, वो सेम इस तरह से आ रही है कि जो भी ए की रेट निकली और जो भी बी की रेट निकली, दोनों में अगर देखूं मैं, अगर यहां पर मैं 1/2 मतलब कि इस बी की स्टोइकियोमेट्री को अगर डिवाइड कर दूं तो दोनों की रेट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो दोनों की रेट को इक्वल लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर स्टोइकियोमेट्री से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब एक और चीज, ए हो गया, बी हो गया, सी की बात कर लेते हैं। तो सी के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पर देखना ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी, सी की टर्म्स में बात कर रहा हूं, बताओ क्या हो जाएगी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। कितनी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, 3dx बाई dt। अरे ये क्या, 3dx बाई dt। बताओ अगर ये इसके इक्वल लानी है, दोनों के इक्वल, तो क्या करूं मैं इस पूरे को 1/3 से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं। 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना, dx बाई dt प्लस का dx बाई dt बचा। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी कितनी आई, dx बाई dt। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी कितनी आई, dx बाई dt। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए कितनी आई, dx बाई dt। नेगेटिव साइन मत पढ़ना, नेगेटिव साइन तो क्या बता रहा है, ये जो नेगेटिव साइन आ रहा ना, ये तो क्या बता रहा है, ये इस चीज को बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये इस चीज को बता रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन को भूल जाओ, बस हम इसकी बात करो। देखो यहां भी क्या है, dx बाई dt, यहां भी क्या है, dx बाई dt, यहां भी क्या है, dx बाई dt। तो एक ही रिएक्शन की रेट चाहे ए की टर्म में लिखो, चाहे बी की टर्म में लिखो, चाहे सी की टर्म में लिखो, क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन की स्पीड तीनों के लिए अलग अलग थोड़ी ना होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक कार में 4 लोग बैठे हैं, तो क्या चारों के लिए उस गाड़ी की स्पीड अलग अलग हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती ना। तो उसी तरह से हमें इन तीनों की रेट को अगर इक्वल लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उनकी स्टोइकियोमेट्री से क्या करना पड़ता है, हमें उसे डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ही डिवाइड करोगे, देखो रेट क्या आ रही है, तीनों की सेम आ रही है। तो सेम लाने के लिए हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, और लानी भी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि रेट कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। एक रिएक्शन की रेट 3 टर्म्स में अलग अलग, 3 या ज्यादा टर्म्स कोई भी हो, 2 रिएक्टेंट के लिए बात करें, प्रोडक्ट के लिए बात करूं, अलग कभी नहीं हो सकती। क्या ये चीज समझ में आती है? अगर ये चीज समझ में आती है तो हाँ, आपका कंसेप्ट क्लियर है आज के, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज में। ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो भी रेट है, चाहे ए की टर्म से बात करो, चाहे बी की टर्म से बात करो, चाहे सी की टर्म से बात करो, रेट हमेशा इक्वल होगी। इक्वल लाने के लिए क्या करते हैं, उसकी स्टोइकियोमेट्री से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं।
समझ आती है? चलो इसे वीडियो पॉज करके नोट करना, मैं आगे मूव करता हूं। और अब मैं लिख रहा हूं आपका डिफरेंशियल रेट लो। वापस हमारी जो मेन इक्वेशन है उसकी बात करते हैं वापस। देखो डिफरेंशियल रेट लो की बात करता हूं। रेट क्या थी उसके अकॉर्डिंग? रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? हमारी पूरी इक्वेशन थी N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। चारों की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? -1/N1 dA/dt इज इक्वल टू -1/N2 dB/dt इज इक्वल टू +1/N3 dC/dt इज इक्वल टू +1/N4 dd/dt। तो देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट चाहे ए की टर्म में बात करो, चाहे बी की टर्म में बात करो, चाहे सी की टर्म में बात करो, चाहे डी की टर्म में बात करो, क्या होगी? इक्वल होगी। इक्वल लाने के लिए हम क्या करते हैं? इनकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं। अच्छा, अगर जो मैंने अभी मेथड बताया कि डिवाइड करते हैं इसलिए इक्वल लाने के लिए, अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो एक और मेथड समझाता हूं। होता क्या है कि कुछ टीचर्स कहते हैं, कुछ बुक में शायद कहीं लिखा भी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, वो हम पर मोल के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं हम? पर मोल के लिए पढ़ते हैं। अगर ऐसा है पर मोल के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं तो देखो यहां पर इसके लिए बात करता हूं मैं फर्स्ट N1A, इसके लिए बात करता हूं। N1 मोल के लिए मुझे बताओ, N1 मोल के लिए रेट क्या होगी? N1 मोल के लिए रेट क्या होगी? N1 मोल के लिए A के टर्म्स में रेट क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्टिव टाइम। और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो ये हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। रेट यही होती ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन विथ रेस्पेक्टिव टाइम। और क्या लगाते हैं? हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब ये जो आई है वो किसके लिए आई है? N1 मोल के लिए। और मैंने अभी बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हम किसके लिए पढ़ते हैं? पर मोल के लिए पढ़ते हैं। अगर N1 मोल के लिए ये रेट है तो बताओ 1 मोल के लिए कितनी होगी? 1 मोल के लिए कितनी होगी? -1/N1 d ऑफ A बाई dt। इसलिए भी हम क्या करते हैं, ये भी बताता है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गई? -1/N1 इंटू डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्टिव टाइम। मतलब यहां भी क्या किया हमने? स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया। इसी तरह से B के लिए भी पढ़ो तो -1/N2 d ऑफ B बाई dt। C के लिए पढ़ो, D के लिए पढ़ो, आएगा। लेकिन जो ये चीज समझाते हैं ना, मुझे वहां पर एक चीज कंफ्यूजन में आती है कि भाई जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, किसी की कंसंट्रेशन है, रेट की जो यूनिट है क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड है। लेकिन यहां तो क्या किया हमने? पर मोल से डिवाइड कर दिया ना। तो अगर पर मोल से डिवाइड किया तो इस N1 की भी तो यूनिट आएगी मोल। तो ये तो क्या किया? मोल से मोल कैंसिल, तो बचा कितना? लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि रिएक्शन की जो भी रेट है उसकी यूनिट क्या होगी? लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो भी रेट की यूनिट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन यहां तो पूरी यूनिट ही चेंज कर दी। इसलिए ये कंसेप्ट क्या होता है? ये कंसेप्ट जो समझाते हैं वो गलत है, ये ध्यान रखना। ऑल्दो अगर आपको इस चीज से समझ में आता है तो समझ जाना, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। मैंने जो आपको पहले अभी मेथड जो समझाया कि चाहे ए की टर्म में रेट लिखो, चाहे बी की टर्म में लिखो, चाहे सी की टर्म में लिखो, चाहे डी की टर्म में आप रेट लिखो रिएक्शन की, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट इन चारों के लिए कभी अलग अलग नहीं होगी। और उनको सेम लाने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी स्टोइकियोमेट्री से क्या करते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं। ये था रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट लो का कंसेप्ट। इससे क्या कहते हो आप? इसे कहते हो आप डिफरेंशियल रेट लो कहते हो। क्या कहते हो इसे? आप डिफरेंशियल रेट लो कहते हो। आई होप ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं और मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सिखाता हूं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया आपने, तो देखो आगे मूव करते हैं। और आगे मूव करने से पहले मैं यहां पर कुछ थ्योरी लिखवा देना चाहता हूं आपको। देखिए थ्योरी क्या है, कुछ लिख लीजिए आप साथ साथ में। रेट ऑफ रिएक्शन
can be calculated by dividing rate of appearance or rate of disappearance with respective stoichiometric कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन या जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस किसके लिए होती है? प्रोडक्ट के लिए। और डिसअपीयरेंस किसके लिए होती है? रिएक्टेंट के लिए। इनको क्या करते हैं? उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करते हैं? उस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। एक और टर्म आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए बेटा, देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना कभी भी। अगर इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं ये लिख दूं माइनस डी ए बाई डी टी, क्या लिख दूं? सिर्फ लिखूं मैं माइनस डी ए बाई डी टी। तो इस माइनस डी ए बाई डी टी का मतलब ये होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या होता है? माइनस डी ए बाई डी टी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए होता है। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं माइनस 1/n1 डी ए बाई डी टी, क्या लिख दिया मैंने? देखो दोनों टर्म का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। एक तो लिखा मैंने माइनस डी ए बाई डी टी और एक लिखा मैंने माइनस 1/n1 डी ए बाई डी टी। इसका तो मतलब हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? बताओ क्या होगा? देखो इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसे तो कहते हैं आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और जब आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो इसी टर्म को जब स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाती है? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है। और रेट ऑफ रिएक्शन ए की टर्म से बोलो, बी की टर्म से बोलो, सी की टर्म से बोलो या डी की टर्म से, क्या होगी? चारों इक्वल होगी। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ऐसे मैं कर देता हूं एक बार। तो देखो बेटा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन आपके पास, मैंने लिया H2O2 और ये H2O2 डीकंपोज होकर फॉर्म कर रहा है H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। रिएक्शन लिख ली मैंने, H2O2 डीकंपोज होकर फॉर्म कर रहा है H2O प्लस हाफ O2। फिर आगे ये बोला है क्वेश्चन में, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 change from 0.5 molar to 0.5 molar to, ठीक है, यहां पर मोलर टू 0.05 मोलर, 0.5 मोलर टू 0.05 मोलर in 15 seconds, then calculate क्या कैलकुलेट करना हमें? एक तो हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन को। किसे कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। और एक हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका काम यह है कि आप वीडियो को पॉज करो, इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करो और फिर वीडियो स्टार्ट करके आप क्या देखो? इसका सॉल्यूशन देखोगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन। चलो तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। देखो पहली बात तो क्या पूछा है इसने? H2O2 डीकंपोज होकर फॉर्म करा H2O प्लस हाफ O2। फिर इसने ये बोला है कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है H2O2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर से 0.05 मोलर तक क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है इन 15 सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? फॉर्मूला पढ़ा है अभी हमने। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो माइनस
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 विथ रेस्पेक्टिव टाइम। सही है, माइनस साइन लगाएंगे। स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो अब सॉल्व करो इसे, बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगी, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कितनी है 0.05, तो लिखो यहां पर 0.05 माइनस इनिशियल कितनी है 0.5 डिवाइडेड बाय कितना 15 सेकेंड। सही है, 0.05 में से 0.5 गया तो ये तो आ जाएगा माइनस 0.45, कितना आ जाएगा माइनस 0.45 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहीं पे मैं प्लस कर रहा हूं इसे, ठीक है, यहीं पे मैंने प्लस कर दिया इसे। सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.03 मोलर, सॉरी 0.3 मोलर हो जाएगा, 0.03 मोलर होगा, सॉरी, ठीक है 0.03, हाँ मोलर नहीं, कंसंट्रेशन यूनिट बताओ, चलो क्या होगी कंसंट्रेशन, क्या हो गई मोल पर लीटर, क्या हो गई मोल पर लीटर, और सेकंड इनवर्स क्या हो गई सेकंड इनवर्स। यूनिट लिखनी है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो भी आपका हाफ नंबर काट लिया जाएगा। सही है, चलो तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख लिया हमने। अब देखो, अब सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की अपीयरेंस होने की रेट बतानी है। तो देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लेना। इन तीनों की रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। देखो तीनों की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इक्वल होती है ना, देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कि H2O2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट क्या करते हैं स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, करो डिवाइड, कितना आएगा 1/2 आएगा ना, आएगा नहीं, हमने क्या बोला स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है, तो 1 क्या होगा 1/2, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू डी ऑफ O2 बाई डी टी। ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ध्यान रखना, ये 1/2 है ना, मतलब कि 1/2 से डिवाइड करना था, तो 2 कहां चला गया ऊपर चला गया। ये सिली सी मिस्टेक कर लेते हैं बच्चे और फिर कहते हैं सर हमने तो सही किया था, एग्जामिनर ने नंबर नहीं दिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है सिली मिस्टेक नहीं करनी है। मैं चलो रेट ऑफ H2O2 पता है, मैं इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, ये इसके इक्वल हो सकती है, ये दोनों इक्वल हो सकता है। चलो पुट करते हैं इसे, माइनस डी ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू डी ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डी टी। इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी, इस पूरे की वैल्यू, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 भी बोल सकते हो या फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो इसे, ठीक है, दोनों एक ही टर्म है क्योंकि स्टोइकियोमेट्री क्या है इसकी 1 है। इसकी वैल्यू कितनी आई 0.03 आई, डिवाइड बाई किससे करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू क्या कर देंगे डी ऑफ O2 अपॉन डी टी। अब सुनना सुनना, ये जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म, ये तो है रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरी टर्म क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, देखो ये तीनों क्या इक्वल है ना, तो ये तो है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ O2, लेकिन हमसे क्या पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है, क्या पूछा है अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है भाई, अपीयरेंस में आप स्टोइकियोमेट्री का यूज नहीं करते हो, इसलिए स्टोइकियोमेट्री से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो है डी ऑफ O2 बाई डी टी, ये होती है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये तो क्या थी रेट ऑफ रिएक्शन थी, ठीक, ऑक्सीजन की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन थी, ये पूरी, ये पूरा, ये क्या था पूरा ऑक्सीजन की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन थी। हमसे पूछा क्या अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछा, तो अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है सिर्फ डी ऑफ O2 बाई डी टी होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होगी अपीयरेंस, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। इसे सॉल्व कर लो, यहां पर आप यूनिट लगा लेना, ये आ जाएगी जो भी वैल्यू आएगी वो, और फिर आ जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, तो ये है आपका पूरा इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रहा हूं, वो आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप।
चलो नोट कर लिया। तो देखो इसे हटा रहा हूं मैं और आपके लिए मैं होमवर्क लिख रहा हूं। देखिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बेटा, 2N2O5 डिकम्पोज इनटू N2O4 प्लस O2, ठीक है। 4 2 8 2 10 रिएक्शन बैलेंस है। अब आगे हमसे ये बोला है इफ रेट ऑफ, आगे ये बोला है इफ रेट ऑफ अपीयरेंस of O2 is, if rate of appearance of O2 is 0.5 मोलर पर सेकेंड, 0.5 मोलर पर सेकेंड, फिर बोला आगे हमसे then determine the rate of disappearance of N2O5, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, हमारे पास O2 की अपीयरेंस की रेट है और हमसे N2O5 के डिसअपीयरेंस की रेट हमसे पूछी है। बस यही न्यूमेरिकल, हाँ बस इतना सा ही न्यूमेरिकल। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा आज हमने वैसे कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं सीखा, लेकिन हमने जो भी सीखा है मैं गारंटी कह रहा हूं उसके ऊपर एक या दो न्यूमेरिकल तो एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए। मैं गारंटी कह रहा हूं आपको रेट ऑफ रिएक्शन में आज के बाद, इस लेक्चर के बाद कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।